आज के इस जलसे के सदर शेख हसन अली साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदर महाराष्ट्र के जनाब जयंत पाटिल साहब, अब्दुल सत्तार भाई, हमारे अंसारी साहब, शबीर अंसारी साहब, मोहम्मद खान पठान साहब, शफी कुरैशी साहब, फारूक अली खान जी, हाफिज भाई, बाबू भाई खोके वाले, फारूक बदवेल, साबिर चाउस, अब्दुल हफूज बागवान, मोहम्मद मुखीद, सविता गायकवाड़, कल्पनाताई डोंगरीकर, डॉक्टर मुजाहिद पठान, हमारे शिका पक्ष के नुमाइंदे रऊफ जमींदार जी, सलाम चावलवाला जी, सुरेश हटकर जी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जनाब मुंतजब जी, मंच पे बैठे हुए तमाम मेरे साथियों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि कांग्रेस पार्टी की इस सभा में आप इतने बड़े पैमाने पे यहां शरीक हुए। नांदेड़ के माइनॉरिटी ने, नांदेड़ के मुसलमानों ने हमेशा मेरे वालिद शंकरराव चौहान साहब पे विश्वास रखा और हमेशा समर्थन दिया, और उनके बाद आज मुझे आप समर्थन देते हैं, उसका मुझे फक्र है। इंशाअल्लाह ऊपर वाले की दुआओं के साथ निश्चित तौर पर हम कामयाब जरूर हो जाएंगे। लड़ाई हमारी जो लड़ाई है, मैं सबसे पहले तो एटीएम का आभारी हूं, एटीएम का आभारी हूं। हमारे अत्तार, तंबोली, मिनियार भाई सब जितने यहां पर शरीक हुए हैं, उनके जानिब से ये जो प्रोग्राम यहां पर और बाकी साथियों के जानिब से ये जो प्रोग्राम का आगाज यहां पर हो रहा है, ये इतने बड़े पैमाने पे देश की आवाज है दोस्तों, हमारे दिल की आवाज है। ये कोई मन की बात नहीं, ये काम की बात है, समझ लो दोस्तों, काम की बात है। देश को गुमराह किया, देश का नुकसान किया, 5 साल गुजर गए, हमने बहुत सहन कर दिया। बात सही है, गलत बोल रहा हूं? 5 साल हमारे कौम ने, हमारे देश ने, हमारे देश के गरीब आदमी ने इतना कुछ सहन किया है। दुश्मन भी ऐसा नहीं करता, इतना हमारे से बुरा सलूक इस भाजपा सरकार ने किया है। क्या हम भूल सकते हैं? हम क्या खाएंगे सरकार तय करती है, हम क्या पहनेंगे ये सरकार तय करती है, हमने क्या करना चाहिए ये सरकार तय करती है, हमने यहां तक हमने क्या बोलना चाहिए ये भी सरकार तय करती है। हम कौन से देश में रह रहे हैं? आजाद मुल्क के हम लोग हैं। आजाद मुल्क में हमको बोलने का पूरा अधिकार है। आजाद मुल्क में हम जो पहनना चाहते हैं वो पहनने का हमारा अधिकार है। आजाद मुल्क में हमारे जो बातें हैं रखने का हमारा पूरा अधिकार है। हमारे कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है, हमने, हमारे अध्यक्ष ने कहा कि देशद्रोह का कदम हटाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मोदी ने कल आकर यहां पर बोला कि देशद्रोह का मतलब कांग्रेस वाले देशद्रोही को साथ देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है। पर हमारा देशद्रोह का मतलब क्या है यह मैं समझाना चाहता हूं। जो भी आदमी, जो भी शख्सियत इस सरकार के खिलाफ में बोलेगा वो देशद्रोही है। मतलब आप सरकार के साथ बोलते हैं तो आप समझते कि बड़े आप देश प्रेमी है, देशभक्त है, और सरकार की बात अगर आपको पसंद नहीं है, सरकार मतलब ये भाजपा वालों के पास अगर आपको सबको पसंद नहीं है, आप एक मुल्क में रहना चाहते हैं जहां हमारा आजाद मुल्क है और आपको बोलने की इजाजत नहीं है और आप कुछ बोलोगे तो आपको देशद्रोह का गुनाह आप पे दाखिल हो जाएगा। दोस्तों, ये कौन सा तरीका है? और इसीलिए राहुल गांधी ने जो कल फैसला दिया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किया कहा है कि अगर ऐसे कारणों के ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल किया जाएगा
तो हम ये होने नहीं देंगे, ऐसा कानून हम तोड़ देंगे, ऐसा कानून हम होने नहीं देंगे। इसके पीछे मतलब ये था। तो ये झूठ मूठ की इनकी बातें भाजपा की आप देख रहे हैं। सनातन संस्था जैसी संस्था मुंबई में, मुंबई के मीरा भाईंदर में बम बनाने वाले लोग पकड़े जाते हैं, जिनके पास 5-5 बम मिलते हैं, बाकी बम बनाने का साहित्य मिलता है, लोग पकड़े जाते हैं, तब भी इनके ऊपर असर नहीं है। सरकार चुप्पी साधी हुई है, सरकार कुछ बोलती नहीं है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती। सनातन संस्था को चुप बैठे हुए समर्थन सरकार क्या दे रही है, क्या इसका सही खोजने का वक्त आ गया है। ये देश सबका है, हिंदुओं का है, मुसलमान भाइयों का है, ओबीसी का है, मराठों का है, दलितों का है, सबका देश। क्या इस देश में एक कौम को मारा जाए, एक कौम को पीटा जाए, मॉब लिंचिंग के जरिए किसी के शक के बुनियाद पे थैली पकड़ी जाती है तो कहता है ये गोश्त गाय का गोश्त है और मार दिया जाता है, बाद में देखते तो गोश्त किसी और का निकलता है, कोई संबंध नहीं है, मरा हुआ आदमी की जान चले गई, उसका कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, ये सरकार आज पिछले 5 सालों में इन्होंने देश के हर वो शख्स के ऊपर एक शक की निगाह के देखा है। न सुकून से कोई रह रहा है, न सुकून से कोई जी पा रहा है, न सुकून से कुछ काम कर पा रहा है। हर आदमी के दिल में खौफ है, डर है, किसी वक्त किसको अरेस्ट किया जाएगा, किसी वक्त किसी को पकड़ा दिया जाएगा, झूठे इल्जाम लगाए जाएंगे। आपने देखा मालेगांव के बॉम्ब ब्लास्ट की केस, आज इसलिए जिक्र करना चाहूंगा कि आपको हम तो रोज लड़ रहे हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की जंग लड़ रहे हैं। आप साथ आएंगे तो हमारी ताकत और बढ़ेगी दोस्तों, और बढ़ेगी। मैं कहना चाहूंगा मालेगांव की बम ब्लास्ट आपने सुनी होगी, कई साल हो गए इस बात को। पकड़े गए लोग, कर्नल पुरोहित पकड़ा गया, एक साध्वी पकड़ी गई। पकड़ने के बाद में जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट में सरकारी वकील बयान देती है, रोहिणी सालियन नाम की सरकारी वकील है। सरकार जो अखबार में बयान, मैं नहीं कह रहा, अखबार में बयान जिसका छपा हुआ है, उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव है कि इस केस को ढीला किया जाए ताकि जो बम बनाने वाले लोग पकड़े गए, साध्वी और वो कर्नल पुरोहित, उनको राहत मिले, उनको फायदा हो जाए। अगर सरकारी वकील ये बयान करती है तो सरकार क्या कर रही है दोस्तों? सरकार किसके पक्ष में काम कर रही है? बम बनाने वाला चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, कोई भी रहे, जो मुल्क के खिलाफ है वो देशद्रोही है दोस्तों। इसमें कोई किसको बख्शने की सवाल उठता नहीं है। फिर ये सरकार क्या करती है, ये अहम सवाल हमारे सबके सामने है। ये चंद चीजों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, ये जंग बहुत बड़ी जंग है। ये जंग आरएसएस के खिलाफ हमारी जंग है। ये जंग है हमारे इन मोदी जी के खिलाफ हमारी जंग है, जिनकी सरकार ने पिछले 5 सालों में इस देश को, इन फिरकाप्रस्त ताकतों को बहुत ज्यादा ताकत देने का काम इन्होंने किया है। और जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इनकम टैक्स लगा दिया, सीबीआई लगा दी, ईडी लगा दी, सबको सलाखों के पीछे डालने का मामला इन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है। पर आपको खास तौर पे दोस्तों मैं याद दिलाना चाहूंगा, एक जमाने में इस देश पे हुकूमत अंग्रेजों ने की, अंग्रेजों ने हुकूमत इस देश में की, पर अंग्रेजों से लड़ाई करने का काम महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबा साहब अंबेडकर, इन लोगों ने देश की जंग लड़ी और देश को आजाद करने का काम इन हमारे नेताओं ने किया, जिन्होंने जबरदस्त हमला करके नॉन वायलेंस, हिंसा नहीं की, नॉन वायलेंस के जरिए हिंसा को रोकते हुए इस देश को आजाद किया। 1947 में दोस्तों देश आजाद हुआ और हम एक आजाद मुल्क के नागरिक बन गए, देश के नागरिक बन गए। आज ये दूसरा मौका है दोस्तों, दूसरी लड़ाई है। देश को भाजपा से मुक्त करने के लिए ये दूसरी लड़ाई, ये जंग हमने छेड़ी है। इस जंग में हम आगे रहेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, बस इतना ही मुझसे कहना है और कुछ नहीं कहना। तो चुनाव किस लिए है? ये कोई बल्दिया का चुनाव नहीं है, ये कोई नाली गटर का चुनाव नहीं है, ये कोई नांदेड़ जिले के शहर के कुछ डेवलपमेंट का चुनाव नहीं है। ये देश का अहम चुनाव है, जिस चुनाव के जरिए हम ये फैसला करेंगे कि देश की चाबियां हम किसके हाथ में देने वाले हैं। क्या वो चौकीदार क्या जिस चौकीदार ने देश को आजाद रखकर देश की हिफाजत करने के लिए चुना गया था,
उस देश के चौकीदार ने राफेल के करोड़ रुपए का घपला किया, ये देश भूल नहीं सकता। 500 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1500 करोड़ में बेचा जाता है, खरीद लिया जाता है। 1000 करोड़ का घपला एक प्लेन के पीछे होता है, 40,000 करोड़ का घपला होता है। कहां गया देश का चौकीदार दोस्तों, कहां गया? मैं देश का चौकीदार हूं, अब लोग कहते हैं देश का चौकीदार। ये हालात है देश में दोस्तों। हर आदमी, हर शख्स, हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग ये कहता है कि देश का चौकीदारी का काम जिसे जिम्मा उठाया था वो आज चौकीदार क्या निकला है। छोड़ दिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। देश की तरक्की की बात की क्या दिया नांदेड़ को दोस्तों, क्या दिया नांदेड़ को, क्या मिला है नांदेड़ को? जो भी रास्ते बड़े हुए, काम हुआ है, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के काम उन्होंने उनके वक्त हुआ है। सोनिया गांधी जी ने हमें नांदेड़ के लिए, जब मैं पालक मंत्री था, वजीर आला था, तब 2500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा दिया होगा। तो कांग्रेस के जमाने में मिला, भाजपा के जमाने में कुछ नहीं मिला। और आज ये लोग आते हैं, मुसलमान भाइयों को टुकड़ा फेंकने की बात करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए इनको इन गलियों में भी आने की इजाजत आप लोगों ने नहीं देनी चाहिए दोस्तों। ऐसे ही मक्कार लोग हैं। 5-5 पार्टी तो बदल चुके हैं, 5-5 पार्टियां तो बदल चुके हैं। कितनी पार्टियां बदली इन्होंने? ये कोई पार्टी के नहीं है, मतलब की पार्टी है इनकी। जिसका मुख्यमंत्री गया उसके पैर पड़ जाते हैं, जिसका मुख्यमंत्री बना उसके पैर पड़ते हैं और अपना काम निभा लेते हैं, क्योंकि इनको सरकार से प्रोटेक्शन चाहिए। इनके उल्टे सीधे जितने धंधे हैं, इनके उल्टे सीधे धंधों के लिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए। देश में भाजपा ने ऐसे कुछ चंद लोगों को उठाया है जो देश में फिरकाप्रस्त ताकतों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनके लिए नितिन गडकरी कहा, वो कहते हैं कि हम तो बोले वालिया का वाल्मीकि करते हैं, बोले हम सभी गुंडे लेते हैं, उनको अच्छा करते हैं और वालिया का वाल्मीकि करके हम हमारे फौज में शामिल कर देते हैं। वारे भाई अच्छी बात है। ये नितिन गडकरी जो इनके मंत्री है केंद्र में, इनका बयान आ चुका है। लोगों ने उनसे पूछा गडकरी जी आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो बोले अच्छे दिन कभी नहीं आते। बोले तो सोचने की बात है, अच्छे दिन कभी नहीं आते। ये तो चुनावी जुमला है, चुनावी जुमला है, चुनाव में बोलना पड़ता है। अगर हम ऐसे चुनावी जुमले बोलते थे तो आज इस स्टेज में आके आपके सामने हम बात नहीं कर सकते दोस्तों। याद रखिए, ईमानदारी के साथ में हमने कभी झूठ नहीं बोला। पर ये लोग आके बयान करते हैं, झूठे वादे करते हैं। 5 साल पहले ऐसे वादे करके लोगों से वोट हासिल किया। पर मुझे फक्र आपका है, मुझे आप पे फक्र है कि आपने मुझे 80,000 वोट से चुनकर दिया। तो आपको मैं खास तौर पर, आज का ये चुनाव बहुत अहम है, इसलिए ये कोशिश की जा रही है मुसलमानों के वोट तकसीम हो जाए। आप समझ लीजिए, बात समझने की बात है। हमेशा ये प्रयोग नांदेड़ में रहा है, किसी मुसलमानों को खड़े कर देते हैं। आपको तो पता है कि कांग्रेस के वोट आप देते हैं, दलित भाई देते हैं, ओबीसी देते हैं, मराठा देते हैं। तो क्या करना है, इनके वोट काटने के लिए किसी और को खड़ा किया जाता है ताकि आपके 15, 20, 25 हजार वोट चले जाए। आपके मेरे वोट आप खराब हो जाएंगे तो फायदा किसका है? बीजेपी का। उनको पता है कि भाजपा को वोट जो नहीं मिल सकते हैं वो वोट दूसरी तरफ बंटवारा करने के लिए कुछ लोगों को जानबूझ के खड़ा किया जाता है। और कुछ नेताओं को ऐसा खरीद लिया ये भाजपा ने, उनको बोला आप जाके लड़ो जोर से चुनाव, जो चाहिए हम देने को तैयार है, जो चाहिए हम देने को तैयार है। आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर आप माइनॉरिटी की वोट को काटिए ताकि कांग्रेस का नुकसान हो और फायदा भाजपा का हो। ये जो मुल्क के गद्दार हैं, इनसे हमें सावधान रहना है। ये मैं खास तौर पे दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा, खास तौर पर ये हमसे कहना चाहूंगा। आज महात्मा गांधी जी की इस साल की 150 सालगिरह, 150वीं जयंती हम मना रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, महात्मा गांधी जी का जो मर्डर हो गया, जो खून हो गया, आरएसएस के जो नुमाइंदे थे उनके जरिए महात्मा गांधी जी के ऊपर उस वक्त अटैक हुआ था। ये देश का इतिहास है। 150 साल के बाद में महात्मा गांधी जी की याद आज हर देश का वो शख्स भूला नहीं जो देश की आजादी के जंग को याद रखता है, महात्मा गांधी को याद रखता है। और आजादी की जंग में सिर्फ हिंदू नहीं थे, मुसलमान भी जाहिर थे, दलित भी थे। एक मूवमेंट बन गई थी कि जिन्होंने देश को आजाद बनाकर, इस मुल्क को अंग्रेजों से बाहर हटाकर देश को आजाद बनाया।
आज क्या कर 150वीं जयंती का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस मना रही है, कांग्रेस मना रही है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हमने वर्धा में मनाई कि जहां पर महात्मा जी के नाम से वहां पर आश्रम है, सब कुछ है। आपको ताज्जुब होगा कि महात्मा गांधी जी की जयंती आजकल भाजपा वाले भी मना रहे हैं। लोगों को ताज्जुब लगा कि महात्मा गांधी जी के अटैक करने की, जिसके ऊपर आज पूरे इल्जाम लगे हुए हैं, वो आज महात्मा गांधी जी के वोट के लिए, महात्मा जी के नाम पर वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है और वो चरखा घुमाने, पाकिस्तान, हमारे ये जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको बाजू में झूले पे बिठा के बाजू में चरखा घुमाने में हमारे प्रधानमंत्री लग गए हैं। ये फोटो तो अखबार में देखी होंगी, झूलते हुए और चरखा घुमाते हुए। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, हवा का मामूली झोंका, हवा का मामूली झोंका कभी आंधी नहीं हो सकता, चरखा घुमाने से कोई महात्मा गांधी नहीं हो सकता। दोस्तों महात्मा गांधी, ये तो अपनी सोच की बात है ना, ये तो हमारी सोच की बात है कि हम देश को किस राह में ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हिंदू मुस्लिम कौमी एकता बनी रहे, हिंदू मुस्लिम दलित ओबीसी सब इकट्ठा होकर काम करे, तब भी ये आजाद मुल्क रहेगा, तभी मजबूती से इनका मुकाबला कर पाएंगे। वरना ये भाजपा वालों, शिवसेना वालों ने, ये दोनों ही चट्टे बट्टे हैं, दोनों को मिलकर लगे हुए हैं। ये दोनों ऐसे बता रहे जैसे शिवसेना अलग है, भाजपा बिल्कुल अलग नहीं, दोनों एक ही है। एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं दोस्तों। जो आज कहते हैं, एक दूसरे को कहते हैं, वो अमित शाह कहता है इनको उखाड़ देंगे, शिवसेना को उखाड़ देंगे, और ये शिवसेना वाले कहते हैं भाजपा गिरी चुलित। अभी देश को डाल दिया चुलित, दोनों एक हो गए और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम पिछले 4.5 साल में इन्होंने किया है। क्या हम भूल सकते हैं? आज ऐसे चंद लोगों को खड़ा करके आपके वोट तकसीम करने का ये साजिश है दोस्तों। इस साजिश से आपको बिल्कुल ध्यान देना है ताकि नुकसान हमारा ना हो। 5 साल का ये वक्त, 5 साल का वही वक्त हमारे लिए बहुत अहम है, इस देश के लिए बहुत अहम है। अगर इनके हाथ में, बदकिस्मती से इनके हाथ में दोबारा गवर्नमेंट चली जाती है तो दोस्तों 5 साल के बाद शायद आपको वोट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। वो कहेंगे वोट की जरूरत नहीं आपकी। आज कम से कम देश का संविधान हम लोगों ने बचा के रखा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान को प्रोटेक्शन देकर, उस संविधान को ध्यान में रखते हुए, वो संविधान ये कहता है गरीब हो, छोटा हो, अमीर हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सबको एक वोट का अधिकार है। अगर संविधान को ही रोका जाता है, संविधान के सही मायनों को ही अगर बाजू में किया जाता है तो बचता क्या है दोस्तों? आपको अधिकार ना हमको रहा ना आपको रहा, आपको रोका जाएगा, हमको रोका जाएगा। और ये भाजपा वाले आज ही 5 साल में इतना पैसा कमा लिया इन्होंने कि पूरे मुल्क के वोट खरीद करने का इनमें ताकत आज निर्माण हुई है। यही बात आज चल रही है। सत्ते से सत्ता आ गई, पैसा कमा दिया, और पैसा आ गया फिर से सत्ता कमाना चाहते हैं। ये समझ लिए साजिश इनकी है। आज बड़ा मुश्किल जंग, बहुत बड़ी जंग है। आप समझ लीजिए, जब हम सब एक हो गए, हम क्यों एक हो गए? इसमें शब्बीर अंसारी साहब का मैं स्वागत करता हूं, शेका पक्ष के अध्यक्ष का स्वागत करता हूं, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन का स्वागत करता हूं, पवार साहब को बहुत बधाई देता हूं, राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं। ये सब नेता इकट्ठा हो गए क्योंकि 70% वोट लोगों ने इनको दिया। हम खाली अलग अलग लड़े इसलिए हमारी गड़बड़ हो गई। हम एक साथ रहते थे तो शायद ये गड़बड़ नहीं होती थी। हम लोग अलग अलग बिखर गए, हमारे वोट तकसीम हो गए, और 30% वोट लेने वाले गद्दी पे जाके बैठे, और 70% लोग जिन्होंने हमको वोट दिया, हमको नीचे बैठना इसलिए पड़ रहा है कि हमारे वोट तकसीम हो गए। इसलिए हमारे वोटों को तकसीम नहीं होने देना है दोस्तों, ये याद रख दीजिए। मैं एटीएम का आभारी हूं। क्यों ना हो, आपने अच्छी शुरुआत की है। नांदेड़ के हर गली में जाइए, ये इतना बड़ा इलेक्शन है, 6 मतदार संघ का इलेक्शन, हर जगह जाना पड़ रहा है, हर जगह बोलना पड़ रहा है। मुमकिन नहीं कि हर गली में जाऊं, हर जगह पर जाके अपना बयान दे सकूं, पर मुझे पूरा भरोसा है, नांदेड़ के मेरे लोगों को पूरा भरोसा है। मैंने, लोगों ने मुझसे कहा, मैं टीवी पे चैनल पे जाता हूं, लोग मुझसे पूछते कि आपकी पहली मोहब्बत क्या है? मैंने कहा मेरी पहली मोहब्बत मेरे नांदेड़ के लोगों से है, जिन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और मुझ पर चुन कर दिया। दोस्तों, अगर थोड़ी देर हमारी सरकार और रहती थी तो मुसलमानों का आरक्षण 100% हो गया था मित्रों, चिंता करने की बात नहीं। हमने कानून बनाया, हमने ऑर्डिनेंस इशू किया, मराठा आरक्षण दिया, मुस्लिम आरक्षण दिया। सरकार हमारी चली गई और इन्होंने कानून बनने नहीं दिया। हालांकि मुस्लिम आरक्षण का मामला कोर्टों ने मना नहीं किया था,
कोर्ट ने कोई दखल नहीं दिया, कोर्ट ने कहा करना तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट ने बयान पर कोर्ट का बावजूद न रोकने के बावजूद इन्होंने मुस्लिम आरक्षण को रोक दिया। मराठा आरक्षण 4 साल के बाद अभी कुछ दिया, वो भी मंजूर होते वक्त कुछ मिला क्या है? कुछ नहीं मिला। सर्कुलर भी निकल, जीआर भी निकल नहीं गया। वो कह रहे जीआर को रोक दिया कि भाई अभी रुक जाइए, अभी उसका टाइम है, अभी मत दीजिए। मतलब मराठाओं को बेवकूफ किया, मुसलमानों को नजदीक आने नहीं दिया। हमारे बाकी के जो मुस्लिम भाई है, दलित भाई है, दलित भाइयों पे तो अतिक्रमण इतना हो गया। हमारा भीमा कोरेगांव का झगड़ा जो हो गया, उस झगड़े के कारण हिंदू और दलित इन भाइयों में झगड़ा लग गया। सरकार सिर्फ देखती है, करती कुछ नहीं है। मुझे बताइए, कांग्रेस की जब भी सरकार थी, जब भी ऐसा कुछ हो, सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान देती थी। ठीक है, कभी गलत हुआ होगा, कभी सही हो गया, पर सरकार कभी पार्टी नहीं बनी। इसमें सरकार ने हमेशा तो सस्ता कोशिश की, और जब भी कुछ गलत हुआ सरकार ने उसको रोकने का काम, हमारी पार्टी की सरकार ने जब भी गलत हो रोकने का काम किया। आज सरकार सिर्फ देखती है लंबे से क्या हो रहा है, और देखती इसलिए है कि इसकी राजनीतिक फायदा, इसका राजनीतिक फायदा हम कैसा उठा सकते हैं, यह सरकार देख रही है। दोस्तों, ये इनकी साजिश, ये इनका तरीका है ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जाए और अपनी वोट बैंक को पक्का किया जाए। वो मुसलमानों के वोट तकसीम हो जाए, हिंदू अलग हो जाए, दलित अलग हो जाए, और आरएसएस की विचारधारा को पक्का किया जाए। ये इनका मंसूबा है दोस्तों। इसीलिए मेरी गुजारिश करता हूं हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों से, यहां पर कृपया बाकी और कुछ नहीं करना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना है दोस्तों। सब ने एक होकर, चाहे हिंदू रहे, मुसलमान रहे, दलित रहे, ओबीसी रहे, हमारे वोट तकसीम न हो जाए। हमारा एक वोट बहुत कीमती वोट है। ये नहीं समझिए भाई क्या फर्क पड़ता है, कौन आया कौन गया, ये इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज कोई मुझसे पूछता कि आपको पार्लियामेंट लड़ना, मैं कहीं नहीं कहता था क्या जरूरत है पार्लियामेंट लड़ने में, तो असेंबली लड़ सकता था। पर मैं खड़ा हूं, एक कोई मकसद से खड़ा हूं। मैं इसलिए खड़ा हूं कि मोदी सरकार को नीचे खींचने के लिए मैं खड़ा हूं। दोस्तों याद रखो, मेरी बाकी के चिल्लरों से लड़ाई नहीं, मेरी छोड़ो चिल्लर है, मेरी लड़ाई है मोदी से, लड़ाई मेरी एक विचारधारा से लड़ाई है मेरी। और मैं चाहता हूं, चिल्लर भी बंद हो गई, अब चिल्लर भी बंद होगी, छोड़ दो। मेरी लड़ाई उन ताकतों से है, उन फिरकाबस ताकतों से है दोस्तों, जिन्होंने देश को बर्बाद करने का हाथ में काम उठा लिया है। और हम जब तक एक होकर इस काम को अंजाम नहीं देते, हम तब तक दोस्तों हम कामयाब नहीं हो सकते। ये आप समझ लीजिए। गुस्सा होगा छोड़ दीजिए, मेरे पे होगा उतारिए, चुनाव के बाद उतारिए, मैं आने के तैयार हूं, कोई बात नहीं। कोई मेरे पे गुस्सा हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, अभी नहीं। हमारे सामने देश की लड़ाई है, और देश की लड़ाई के लिए मैं आगे रहूंगा। मेरे सिर्फ आपको साथ दीजिए देना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बटन, और कुछ नहीं करना है, बोलना भी कुछ नहीं है, सिर्फ बटन दबाकर इसको शिकस्त देना है दोस्तों। ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों, ये मैं समझता हूं आप निभाएंगे, और मुझे आने वाले 18 तारीख को इंशाल्लाह बहुत मेहनत करके आप चुन के देंगे, ऐसे विश्वास करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।